6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा की एक सुहानी सुबह। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आज का सवेरा उनकी जिंदगी का आखिरी सवेरा होगा, क्योंकि थोड़े ही पल में यह सुहानी सुबह मौत के मंजर में बदलने वाली थी। कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखता है। 8:15 AM पे इस विमान से कुछ नीचे टपकता है। करीब 43 सेकंड्स तक वो चीज नीचे गिरती है और फिर लोगों की आंखों में बहुत तेज रोशनी पड़ती है, मानो सूरज जमीन पे आ गया हो, और फिर पलक झपकते ही सब खत्म। ये इतिहास का पहला एटम बम था जो अमेरिका द्वारा जापान पे गिराया गया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने बम क्यों गिराया? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. सितंबर 1, 1939 वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है जब जर्मनी पोलैंड को इन्वेड करता है, जिसके जवाब में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे करके कई बड़े देश इस युद्ध का हिस्सा बन जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 दो बड़े अलायंस के बीच लड़ा जा रहा था, एक्सिस पावर और एलाइज पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, और एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका और चाइना जैसे देश थे। अमेरिका शुरुआत से ही कोशिश कर रहा था कि वो इस वॉर का हिस्सा ना बने। वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान के बाद से अमेरिका यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से खुद को दूर रखना चाहता था और पूरी तरह से न्यूट्रल था। लेकिन ना चाहते हुए भी दिसंबर 1941 में अमेरिका को विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, और इसका कारण था जापान। तो चलिए इसे थोड़ी डिटेल में समझते हैं कि कैसे एक बेवकूफ़ी से जापान अपनी ही कब्र खोद लेता है। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो अपने आसपास के देशों पे कब्जा किए जा रहा था, ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। और उस टाइम जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ऐसे ही कोरिया, ताइवान और चाइना के कुछ ईस्ट पार्ट्स पर जापान का कब्जा था। जापान वियतनाम, कंबोडिया और लाओस पर भी कब्जा करना चाहता था, और उस समय ये देश फ्रांस एम्पायर के अंडर थे और इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। और साल 1940 में फ्रांस एम्पायर को हराकर जापान इस एरिया पर भी अपना कब्जा जमा लेता है, और इसके बाद से जापान वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया। अमेरिका बिल्कुल शांत था, लेकिन वो देख रहा था कि एक तरफ वेस्ट साइड यूरोप में हिटलर है जो बाकी देशों के साथ जंग छेड़ रहा है, और दूसरी तरफ ईस्ट में जापान है जो बाकी देशों पर कब्जा कर रहा है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो एलाइज का हिस्सा थे, उन्हें जापान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जापान के पीछे हिटलर का हाथ था। अमेरिका जापान को रोकना चाहता था, और अपनी मिलिट्री पावर का यूज ना करते हुए अमेरिका जापान को कॉपर, स्टील और आयरन एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। उम्मीद थी कि जापान इससे अपना एक्सपेंशन रोक देगा, लेकिन जापान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जुलाई 1941 में अमेरिका जापान को ऑयल एक्सपोर्ट करना भी बंद कर देता है। जापान के लिए ऑयल बहुत ही एसेंशियल रिसोर्स था, और जापान की डिमांड का 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट होता था। अमेरिका ने जापान के आगे शर्त रखी कि पहले उसे जो भी चाइना का ऑक्यूपाई किया हुआ एरिया है उसे छोड़ना होगा, तभी उसे ऑयल मिलेगा। अब जापान के लिए ये बड़ा ही मुश्किल फैसला था, लेकिन जापान अमेरिका के ऑफर को रिजेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि वो चाइना से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो एक दूसरा प्लान बनाता है। जापान देखता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में ऑयल और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, जिससे वो अपनी ऑयल की डिमांड को पूरा कर सकता है। जापान इन देशों पर भी कब्जा करने की सोचता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। यहाँ भी जापान के आगे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी, मलेशिया ब्रिटेन की और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी, और ये सब देश एक दूसरे के अलाइज थे। और इंडोनेशिया पर कब्जा जमाने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए। लेकिन अमेरिका ने जापान को वार्निंग दी थी कि अगर वो पैसिफिक में कोई भी हरकत करेगा
तो अमेरिका उसका अपोज जरूर करेगा। और जापान को पता था कि अगर वो फिलीपींस पर हमला करता है तो अमेरिका तुरंत ही उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक में ही मौजूद अपने नेवल बेस पर्ल हार्बर से करेगा। लेकिन जापान के पास ऑयल रिजर्व्स खत्म होते जा रहे थे, तो उन पे हमला करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिलीपींस पर नहीं, बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर्स ने फैसला किया कि वो पर्ल हार्बर पर एक सीक्रेट अटैक करके पूरी बेस को उड़ा डालेंगे, ताकि उसके बाद वो आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सकें। ये वर्ल्ड वॉर 2 का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अब तक शामिल ही नहीं था। और 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक करता है। सुबह 7:57 AM पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने दो अलग अलग ग्रुप में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिकन सोल्जर्स जो इस हमले से बिल्कुल बेखबर थे, उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। 2 घंटे के अंदर वो पूरी बेस को तबाह कर देते हैं। 19 नेवी शिप्स, 200 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स तबाह कर दिए जाते हैं और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री सोल्जर्स मारे जाते हैं। और जापान इसके बाद एकदम से जाके फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका इस हमले से चुप बैठने वाला तो बिल्कुल नहीं था। जापान अब अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुका था, जो इस वॉर में शामिल ही नहीं होना चाहता था। पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन अमेरिका जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. इसके बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने टोक्यो सिटी पर एक एयर स्ट्राइक करी और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 फुल पीक पे था और इसके बाद साल 1943 में इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है और जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। एक्सिस पावर में बस अब एक जापान ही बचा था जो सरेंडर नहीं करता। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस लॉसेस के बाद भी किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर अप्रैल 1945 में यूएस आर्मी जापान के आइलैंड ओकिनावा पर इन्वेड कर देती है और अमेरिका और जापान के बीच एक आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा। बैटल ऑफ ओकिनावा को पैसिफिक की ब्लडियस्ट बैटल भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक चली इस बैटल में अमेरिका जीत तो जाता है, लेकिन एक भारी कीमत पर। 12,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं और 50,000 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1,17,000 जापानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। अमेरिका के मिलिट्री हेड्स देखते हैं कि अगर वो ऐसे ही ऑन ग्राउंड बैटल लड़ेंगे तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। वो जापान को एक और अनकंडीशनल सरेंडर का मौका देते हैं, ये कहते हुए कि नहीं तो जापान को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन फेस करनी पड़ेगी, पूरी तरह से तबाही देखनी पड़ेगी। लेकिन जापान इसके बाद भी सरेंडर नहीं करता और इसके बाद अमेरिका फैसला करता है कि वो एटम बम गिराएगा जापान के ऊपर। We shall completely destroy Japan's power to make war. और 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 AM पे एक बोइंग B-29 मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा 4,400 किलो वजनी लिटिल बॉय नामक एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स बाद जोर का धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। जमीन का टेम्परेचर 5,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और एक बड़ा सा फायर मशरूम क्लाउड आसमान में उठता दिखाई पड़ा। एक झटके में सब कुछ राख हो गया। इस बम धमाके में 80,000 से ज्यादा जापानीज सिविलियंस मारे गए। जो लोग बच गए उनमें से कुछ तेज लाइट की वजह से अंधे हो गए और कुछ लोगों को तेज आवाज के कारण परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया और कुछ लोग थोड़े हफ्तों बाद रेडिएशन सिकनेस से मर गए। 80% बिल्डिंग हिरोशिमा में कंप्लीटली खत्म हो गई थी। शहर अब शहर बचा ही नहीं था। ये हिरोशिमा की सैटेलाइट इमेजेस हैं, बम से पहले की और बम गिरने के बाद की। हिरोशिमा के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे अमेरिका ने नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया
और ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल बम था। 4670 किलो वजनी इस बम का नाम था फैटमैन। इस बम ने गिरते ही पूरे शहर का सफाया कर दिया। और ये वो 2 न्यूक्लियर बम थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम थे जिन्हें अमेरिका ने यूज किया था। हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,46,000 लोग मारे गए और इसके अगले ही हफ्ते 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है।